Hello and welcome students. This video is Introduction to Indian Democracy Understanding the Basics. Hi, my name is Simran Matlani and this channel is History by Simran. स्टूडेंट्स दिस वीडियो से पहले मैंने जो कुछ भी कंटेंट आज तक चैनल पे डाला है वो हिस्ट्री रिलेटेड था। मैंने पर्टिकुलरली एसएससी बोर्ड के क्लास 10 की हिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया था और उसमें चैप्टर 1 एंड 2 में कवर कर चुकी हूँ। इस वीडियो के आगे से मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इससे पहले कि मैं अगले वीडियो में चैप्टर 1 से शुरुआत करूँ, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक्स क्लियर करने के लिए बनाया है, जिसमें मैं इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से ही रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूंगी ताकि आने वाला वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है हिस्ट्री में। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, वो पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ने का भी इंटरेस्ट है और मैं आज चाहती हूँ इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के लिए भी ये सब्जेक्ट्स काफ़ी सिंपल और ईजी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हो, अगर आपके कोई नोट्स हो तो। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ये बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है आज़ाद हुआ था। एक ये फिर क्यों बंद हो गया? ओके, इंडिया जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली। पर इससे थोड़ा पहले यानी कि दिसंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स ने एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, एक प्लान प्रपोज किया जिसके तहत ये असेंबली स्टैब्लिश हुई। इस असेंबली का काम था कि इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके बुनियाद पर इंडिया की गवर्नमेंट चल सके। हाउएवर इस काम को पूरा करने से पहले इंडिया आज़ाद हो गया। हम थे दिसंबर 1946 में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन करीबन 8.5 महीने बाद इंडिया आज़ाद हो गया था और 8.5 महीनों में कॉन्स्टिट्यूशन लिख के पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए इस असेंबली ने इस इंडिया की आज़ाद होने के बाद भी ये काम जारी रखा जो करीबन 3 साल तक चला। फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, एडॉप्ट किया गया और इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसीलिए हम 15 अगस्त को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि उस दिन हम अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुए थे। पर 26 जनवरी 1950 को हम एक्चुअली आज़ाद होने के बाद भी अपनी सरकार चलाने के लिए काबिल हुए थे जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंडिया की जो सरकार है ना उसे लेजिटिमेसी दी, यानी कि उसे एक कानूनन दर्जा दिया गया कि एक रिकॉग्निशन मिला ऑल ओवर इंडिया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इंडिया का शासन, इंडिया का रूल, एडमिनिस्ट्रेशन इन सबको देखती है। कि इसमें इंडिया के आज़ाद हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स और इंडिया की गवर्नमेंट चलाने के लिए भी जो बुनियादी आइडियाज हैं वो इसी में लिखे गए थे। इसकी वजह से इंडिया कंप्लीटली सोवरेन हुआ। सोवरेन का क्या मतलब है ये मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया है, देखते हैं कि इतना आई होप आपको क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का रीजन था कैबिनेट मिशन प्लान जो कि अंग्रेजों ने भेजा था, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और इसमें एक कमेटी थी जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने आज़ादी के बाद भी काम जारी रखा और 26 जनवरी 1950 को फाइनली इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हम आज अपनी गवर्नेंस चलाते हैं, हमारी सरकारें आज इसीलिए चलती हैं। हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा लॉ मेकिंग, हमारी पॉलिसी मेकिंग, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एग्जीक्यूटिव्स और हमारे यहाँ तक की जुडिशरी, हमें मिलने वाले राइट्स, हमारी जो फ़र्ज हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा एरर है, मैंने इसमें सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ फीचर्स जो हैं वो
इसमें एक्सप्लेन किए हैं आगे। सो ये फीचर्स हैं इंडियन डेमोक्रेसी के और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। आइए शुरू करते हैं। डिक्लेयर्स इंडिया अ रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक रिपब्लिक होने का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसकी हाईएस्ट अथॉरिटी इलेक्ट की गई हो। एक होती है मोनार्की, जहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी होता है किंग या क्वीन। इन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता। किंग के बाद उनके ही बेटे अगले किंग बनते हैं। क्वीन होती है, उनके ही बच्चे जो होते हैं अगले किंग या क्वीन बनते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि नहीं, हम मोनार्की नहीं है, हम रिपब्लिक बनेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगी ना, हाईएस्ट मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी ना, वो मोनार्की नहीं होगी। वो जनरेशन टू जनरेशन सीट पास नहीं होगी। वो कोई राजा की गद्दी नहीं होगी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बेटे के बाद बेटे के पास जाएगी, बल्कि वो एक प्रेसिडेंट की गद्दी होगी, हाईएस्ट अथॉरिटी, जो कि इलेक्ट की जाएगी। इलेक्ट कैसे? इनडायरेक्टली। यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं ना, उनमें आप और हम लोग डायरेक्टली वोटिंग बूथ्स पे जाकर वोट करके एक रिप्रेजेंटेटिव, एक कैंडिडेट जो है इलेक्ट करते हैं। और वो हम अपने लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो कि हमारी कानून बनाने की संस्था है, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, वहाँ पे हम भेजते हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं। खुद हम लोग, आप और मैं, जो कि देश के सिटीजन्स हैं और 18 एंड अबव एज के हैं। अब ये जो कैंडिडेट्स हम इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हमने इलेक्ट किया, वो हमारे बिहाफ पे इनडायरेक्टली वोट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज करते हैं। सो अब आपको समझ में आया होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, डिक्लेयर्स इंडिया अ रिपब्लिक, क्योंकि हम प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी रखता है, ना कि किंग या क्वीन, यहाँ तक कि डिक्टेटर भी नहीं है। इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है के। उसके बाद डिक्लेयर्स इंडिया अ सोवरीन। सोवरीन का मतलब है कंप्लीटली फ्री टू टेक डिसीशंस। जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे ना, तो ब्रिटिश जो मोनार्क्स थे ना, उनके रूल के उनके फाइनल डिसीजंस हुआ करते थे। मतलब वो अपने बिहाफ पे ना इस देश में वाइस रॉय तो अपॉइंट करते थे, पर कह सकते हो कि वो भी ब्रिटिश मोनार्क के अंडर काम करते थे। इंडिया के लिए डिसीजंस लेते थे ब्रिटिश मोनार्क के अंडर अपॉइंट होकर। पर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इंडिया की अपनी जो गवर्नमेंट है, अपने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जो कि बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों से। हम लोग जो है डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने बाकी के मिनिस्टर्स को, और वही हमारे बिहाफ पे हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। यही लोग हैं, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडिया में डिसीजन मेकिंग की। ब्रिटिश क्राउन या मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी और देश की गवर्नमेंट हमें ये नहीं बताती कि हमें क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है, क्या रूल्स लाने हैं, क्या लॉस फॉर्मुलेट करने हैं। ये सब चीज़ें हमें दुनिया का कोई और देश नहीं बताता, क्योंकि हमारे देश की अपनी सरकार है, सोवरीन सरकार है। इसीलिए हम इंडिया एक सोवरीन नेशन है, क्योंकि उनके ऊपर किसी और के डिसीजंस नहीं चलते। जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं सरकार चलाने के लिए, वही लोग हमारे लिए आखिरी फैसला लेते हैं। उनके ऊपर से कोई उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश पीरियड में मोनार्क हुआ करते थे, और इंडिपेंडेंस के बाद, जैसा कि मैंने कहा, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए 47 में। लेकिन 47 से लेके जनवरी 50 के बीच में थोड़ा टाइम पीरियड जो आता है, उस पीरियड में ना हम डोमिनियन स्टेटस पे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो हम पूरी तरीके से मोनार्क के रूल में थे, ना ही पूरी तरीके से सोवरीन थे। इसके बीच में थे हम डोमिनियन स्टेटस पे, जिसका मतलब था कि हम लोग, हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना दिया।
और हमें हमारा देश उन इंटरिम गवर्नमेंट को सौंप के चले गए। लेकिन ट्विस्ट क्या है, उन्होंने क्या कहा, आप लोग किसी भी मैटर में, अपने देश के किसी भी मैटर पर कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ भी कानून बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसी ला सकते हैं, लेकिन जैसे मैटर्स होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स के या फिर डिफेंस रिलेटेड डिसीजन, वो आप नहीं ले सकते जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट नहीं होता, जब तक आपका संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक आप इन दो मामलों में अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। उन मामलों में मोनार्क, इंग्लैंड के जो राजा है, इंग्लैंड की जो प्रशासन है, वो डिसीजन लेगी, ना कि इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट। आप इंटरिम गवर्नमेंट कब ले सकते हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडिया कंप्लीटली सोवरिन हो गया और किसी भी फॉरेन रूलर के कंट्रोल से बाहर निकल गया। इसे कहते हैं सोवरेनिटी, जिसका मतलब होता है आप स्वयं अपने आप पर अधिकार रखते हैं, अपने देश पर, देश को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार रखते हैं, और किसी और को, किसी और देश को, किसी और देश के राजा, रानी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी भी पर्सन को अधिकार नहीं है आपको बताने का कि आपके देश में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। आपके बिहाफ पे फैसले कोई और नहीं ले सकता, सिर्फ आपकी अपनी गवर्नमेंट्स। स्टैब्लिशेस डेमोक्रेसी, क्योंकि ये हम पूरा वीडियो जो है डेमोक्रेसी समझने के लिए कर रहे हैं, तो पहला मैं यही बता देती हूँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, आप कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला होता है गवर्नमेंट चूज करना, लोग खुद चूज कर सकते हैं कि उनके बेहाफ पे कौन उन्हें रिप्रेजेंट करेगा और कौन गवर्नमेंट चलाएगा, वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो दो चीजें हैं, पहला द सिटीजन्स चूज, देश के नागरिक खुद चुनते हैं उन लोगों को जिन्हें वो अपने देश की सरकार चलाने देना चाहते हैं, और वो जिन्हें चुनते हैं वो अनलिमिटेड टाइम के लिए सरकार नहीं चलाते हैं, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए चलाते हैं। अब ये इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में लोग वोट करते हैं जनरल इलेक्शंस में, और प्राइम मिनिस्टर और अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनते हैं। साथ ही जनरल इलेक्शंस के साथ साथ स्टेट इलेक्शंस में भी वोट करते हैं और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर और बाकी की स्टेट गवर्नमेंट को चूज करते हैं। ये गवर्नमेंट्स जो है 5 साल के लिए देश पे गवर्न करती है, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है, उनपे एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजंस लेती हैं और सारी लॉ मेकिंग्स करती हैं। सिमिलरली इंडियंस कैन ऑल्सो वोट इन, जैसे मैंने कहा, सेंट्रल इलेक्शंस और प्राइम मिनिस्टर को चूज करती है देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं जो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ही अपने चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं जो इंडिया में हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आइंदा आपको, आई होप ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत बेसिक और सिंपल चीजें हैं, बट कई बार बहुत ही इजीली हम इंटरचेंजेबल होती हैं। प्रधानमंत्री होते हैं जो पूरे देश को, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया के प्रतिनिधि हैं। और चीफ मिनिस्टर इंडिया में कहीं पे भी चले जाए, वो अपने स्टेट के, अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रधान है, प्रतिनिधि है। पार्डन माई हिंदी प्लीज, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी आती है और मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर एक और चीज है जो हमारा संविधान जो है हमें स्टैब्लिश करके देता है। पहली बात, लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली व्यवस्था, कानून बनाने वाला ऑर्गन इस देश का जो होता है उससे कहते हैं लेजिस्लेचर। हर गवर्नमेंट के तीन, खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंडिया में, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर और तीसरी है जुडिशियरी। जुडिशियरी जो होती है वो सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दो लेवल्स पर काम करते हैं। पहला लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंट्रल एंड स्टेट, C&S। एग्जीक्यूटिव जैसा वर्ड में है एग्जीक्यूट करना, आप कोई प्लान बनाते हो, उसे एग्जीक्यूट करते हो, उसे इन्फोर्समेंट में, उसे
हकीकत में उतारते हो अपने प्लान को। तो कहते हैं ना, प्लान को एग्जीक्यूशन करना, प्लान का एग्जीक्यूशन करना। तो जो एग्जीक्यूट करते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, और जो लेजिस्लेटिव है वो बनाती है लॉ, और इन्हीं लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स। जुडिशरी जो है ना, वो इस तरह दो अलग लेवल्स पे नहीं होती, वो रेदर एक सिंगल हायर हेरिडिटरी लेवल होती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर होते हैं हमारे स्टेट कोर्ट्स, और उसके ऊपर हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमारा, अब मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ थाने में, तो हमारा थाने कल्याण रीजन का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। उसके बाद हमारे स्टेट में बॉम्बे हाई कोर्ट है, एंड फिर हाई कोर्ट के ऊपर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है। लास्ट डिसीजन, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप बॉम्बे पे कोर्ट में जाते हो, और अगर आप स्टेट के हाई कोर्ट से के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप लास्ट टू लास्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप सीधा प्राइम मिनिस्टर से ही अर्जी कर सकते हैं कि सो जुडिशरी में मैं नहीं आऊंगी। लेजिस्लेटिव में आपको बता देती हूँ, सेंटर लेजिस्लेटिव और स्टेट का लेजिस्लेटिव होता है। लेजिस्लेटिव अगेन लॉ मेकिंग बॉडी, जैसा मैंने कहा, दो लॉ, ये लेजिस्लेटिव है ना, सेंटर पे दो हाउसेस होते हैं कि एक होता है अपनी लोकसभा, एक अपनी होती है राज्यसभा। लोकसभा में जो है ना, हम डायरेक्टली अपने मेंबर्स इलेक्ट करके भेजते हैं, हम डायरेक्टली मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। कैसे? आपको एक बात बताती हूँ। एक चीज होती है, मान लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डिजाइन में, बट मान लीजिए ये कंट्री का मैप था, और ये यहाँ पे जो मैं छोटे छोटे इसके अंदर सेक्शंस बना रही हूँ ना, ये मान लीजिए इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन है जो हम इलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये जो मैंने मार्क की यहाँ पे, ये थी कल्याण की कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके लोकसभा में बैठेगा, और इस पर्टिकुलर रीजन के रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं, जो पॉलिसीज बननी चाहिए, जो वेलफेयर यहाँ होना चाहिए, वो सब वहां पर वो ऑल इंडिया के लेवल पे रखेगा। पूरे देश के लेवल पे ये हाउस होता है, और पूरा देश कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको इलेक्ट होने के बाद हम कहते हैं एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होता है। राज्यसभा, जैसे कि वर्ड है राज्य, स्टेट। जैसे देखिए, जैसा हमारा लेजिस्लेचर सेंटर पे था, वैसा ही हमारा लेजिस्लेचर स्टेट पे भी होता है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, वहां पर भी हम बिल्कुल इसी तरह अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं डायरेक्टली इलेक्ट करके, और वो मेंबर्स साथ में पूरे लेजिस्लेटिव के डिसाइड करते हैं कि चलिए हम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर के राज्यसभा हाउस में अपने ये मेंबर्स भेजेंगे। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं लोकसभा, क्योंकि यहाँ पर सीधा लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एमपी भेजा, और राज्यसभा ने पूरे स्टेट लेजिस्लेचर ने पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में मेंबर भेजा। इसीलिए उसे राज्य की सभा कहते हैं, यानी स्टेट की कमिटी, स्टेट का हाउस दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। तो ये होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। यही मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, दैट लेजिस्लेचर मीन्स द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ एनी कंट्री। इन इंडिया इसका अथॉरिटी किसके पास है? लॉ मेकिंग का अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेचर्स लॉज बनाए जाते हैं। ना कि सिर्फ देश की सरकार कानून बनाती है, बल्कि हमारे राज्य की जो सरकारें होती हैं वो भी कुछ मामलों में लॉ बनाने का अधिकार रखती हैं। अब इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो बाय कैमरल है, जैसे मैंने बताया टू हाउसेस है। वी कॉल देम लोकसभा एंड राज्यसभा। एट लोकसभा देयर आर सीट होती है कि जहाँ जो कि रिप्रेजेंट करती है एक जियोग्राफिकल रीजन। जैसे मैंने कहा ये कल्याण की सीट, मान लो ये तो बहुत हो गया, ये मान लो ये कल्याण की सीट है, और ये एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने जैसे कहा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो कि रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा
पार्लियामेंट में, संसद में इस देश की। इन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम एमपी कहते हैं, और जो लोकसभा में होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए वो लोकसभा है। राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो हम डायरेक्टली फिल नहीं करते, हम जिन लोगों को स्टेट में इलेक्ट करके भेजते हैं वो लोग भेजते हैं उन लोगों को जिन्हें वो चाहते हैं कि ये लोग सेंटर पर स्टेट को रिप्रेजेंट करें, नेशनल लेवल पर, देश के लेवल पर राज्य का रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा, not representative or anything, sorry. Okay, next, decentralized democracy. Indian democracy is decentralized to limit the control of center and avoid misuse of power. जैसा कि मैंने कहा, इंडिया की सरकार दो लेवल्स पे, प्राइमरीली दो लेवल्स पे, उसके अलावा लोकल लेवल्स भी होते हैं स्टेट के नीचे, पर प्राइमरीली दो लेवल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जैसा मैंने लिखा है लोकल गवर्निंग बॉडी, लोकल गवर्निंग बॉडी जैसे आपकी नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब होती हैं जो हमारे लोकल गवर्नमेंट का लेवल है। सबसे ऊपर होता है जो दिल्ली में बैठते हैं उनको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर हम भेजते हैं एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करके और वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ सरकार चलाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं और लेजिस्लेटिव भी होते हैं। इंडिया में जो जो कानून है ना, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडिया का एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले दोनों ही सेम होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्स में बैठ के लॉस के ऊपर डिस्कशन करती है और कानून को पास करती है, और फिर वही एग्जीक्यूटिव्स के तौर पर उन कानूनों को देश में लागू करने का काम भी करते हैं कि तो ये होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स भी है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहां हमारे पास पार्लियामेंट है जो कि हमारा लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग है। एंड जैसा कि मैंने कहा जुडिशियरी जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो टोटली एक सिंगल हायरकी में चलती है कि वो टोटली अलग है, और वो इसमें मैं आपको आगे और कंफ्यूज नहीं करूंगी। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने कहा चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसको हम विधानसभा कहते हैं। मोस्ट स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो सिर्फ एक ही हाउस होता है, विधानसभा। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर दो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, जैसे कि सेंटर पे दो है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही कुछ स्टेट्स में, हर नहीं पर कुछ स्टेट्स में भी सेंटर की तरह दो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं। एक तो विधानसभा, दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। इन मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव असेंबली के इन मेंबर्स को हम इसीलिए MLA कहते हैं, बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन लोकल बॉडीज, जैसा कि मैंने कहा लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के नीचे संभालने के लिए म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, छोटे गांव में, ये सब होते हैं लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये क्यों किया जाता है डेमोक्रेसी में, ताकि सारी पावर जो है ना सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट ना हो। अगर आपको याद हो तो मैं एक एग्जांपल बता सकती हूँ, जब इंडिया में सेंटर पर पावर ज्यादा बढ़ती जा रही थी, वो था पीरियड इमरजेंसी का, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर जी जो थी उस वक्त, उन्होंने बहुत सारी पावर्स जो है वो सेंटर के लिए ना कह सकते हो स्टेट से लेकर सेंटर पर ट्रांसफर की गई थी। बहुत सारी पावर्स थी जो सेंटर पर अक्यूमुलेट होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, उनकी ताकत जो है ना बढ़ती ही जा रही थी सेंटर की। तो वो एक तरीके से खतरा बनता जा रहा था इंडिया की डेमोक्रेसी पे, इंडिया की यूनिटी पे। सो दैट्स दैट। उसके बाद आगे है राइट टू वोट। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ तो इंडिया पॉलिटिकली क्या हो गया, सोवरीन यानी स्वतंत्र, अपने फैसले लेने के लिए। डेमोक्रेटिक, हम हमारा प्रशासन खुद चुनेंगे, हमारे शासक, हमारे गवर्नमेंट हम खुद चुनेंगे। रिपब्लिक, यानी कि जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो इलेक्टेड है, ना कि मोनार्की है, ना कि हेरिडिटरी है, कुछ भी नहीं, वो इलेक्टेड है कुछ सालों के लिए,
और फिर दोबारा इलेक्शन की जाती है और दोबारा हमारे देश की हाईएस्ट अथॉरिटी चुनी जाती है। तो ये हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसा मैंने आपको बताया ना कि इंटरिम गवर्नमेंट को, इंडिया की ब्रिटिशर्स इंटरिम गवर्नमेंट को अपना पावर ट्रांसफर करके चले गए। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1951 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुई। जैसा मैंने बताया ना, दो इलेक्शंस होती है डायरेक्ट। एक जनरल इलेक्शन जहां हम लोकसभा के लिए मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और एक स्टेट इलेक्शन जहां हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होती हैं। सो 1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ ना, तभी से हमें एक अधिकार मिला। हमें से हमारा क्या मतलब है? हमें से मेरा मतलब है आप और मैं, जो कि इंडिया के सिटीजन्स हैं। जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन्हें राइट मिला वोट करने का, सिर्फ एक शर्त पर, आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, इंडिया में ना डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बहुत थी, भेदभाव की बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी। और आज भी बहुत सारी चीजें जिनके बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं के, जैसे कि जेंडर, औरत मर्द का फर्क करते हैं। कास्ट, तुम नीची जाति के हो, दलित हो, इन चीजों के भेदभाव होते हैं। हम ऊंची जाति के हैं। या फिर रेस, हम गोरे हैं, हम ब्लैक्स हैं, दे आर वाइट्स, ये रेसिज्म होता है। या फिर रिलीजन के बेसिस पर भी हम कई बार बायस्ड होते हैं, कई बार डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कई बार भेदभाव करते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि हम वोट करने के मामले में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे निचली जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे उसकी रेस कोई भी हो, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, हर इंसान को जो इंडिया का सिटीजन है, सिर्फ दो शर्त: तुम्हें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और तुम्हारी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें पूरी होती हैं तो तुम्हारा अधिकार है कि तुम इस देश की इलेक्शंस में वोट कर सकते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। They were not forbidden or discriminated from voting on basis of gender, caste, race, and religion. Only criteria to be eligible was to be the age of 21 years or above. बाद में ये रेस एज जो है नीचे कर दी गई। 21 साल हुआ करती थी, वो 18 साल कर दी गई, कि भाई गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, 18 साल की उम्र से ही लोग इतने काबिल हैं कि ये डिसाइड कर सकें कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने रीजन से किसे इलेक्ट करके भेजना चाहते हैं, अपने अपने बेहाफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने बेहाफ पर प्रतिनिधि बनने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, किसी भी डेमोक्रेसी को अगर आप चाहते हैं ना कि स्मूथली चले, तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। हर डिसाइडेड समय के बाद इलेक्शंस लड़ी जानी चाहिए। हमें दोबारा हर 5 साल बाद हमारे पास मौका घूम के आना चाहिए कि हम हर 5 साल बाद ये डिसाइड कर सकें कि हमें अब किसकी सरकार चाहिए। अब किसकी सरकार चाहिए, ये आती है नेक्स्ट पॉइंट में, मल्टी पार्टी सिस्टम में। लोगों को अधिकार है चूज करने का, पर चूज आप तब करोगे ना जब आपके पास कोई ऑप्शन होगा। आप शॉपिंग करने जाते हो, आपके सामने शॉपकीपर ने, आपके सामने डिजाइनर्स ने ऑप्शंस रख दिए ड्रेसेस के, या पैंट्स के, या टॉप्स के, या टी शर्ट्स और शर्ट्स के। आप डिसाइड कैसे करते हो कि आपको कौन सी टी शर्ट लेनी है? यहाँ पे आपके पास ऑरेंज टी शर्ट है, येलो है, रेड है, ब्लू है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तब आप डिसाइड करते हो ना कि आपको क्या लेना है, क्या चूज करोगे। सो चूज करने के लिए ऑप्शंस का होना भी जरूरी है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम बताने की कौन सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। और क्या हो सकता है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी, चाइना जैसी डेमोक्रेसी में ना वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है, और आप उसी में से मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हो, और कोई पार्टी है ही नहीं। वन पार्टी सिस्टम।
यूएसए ये है बाई पार्टी या टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पे या तो रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेटिक पार्टी है। या तो आप रिपब्लिकन में से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करो या डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव चूज करो। आपके पास दो ऑप्शन है प्रेसिडेंट चूज करने के लिए। चाइना में तो आपके पास है ही सिर्फ एक पार्टी से। तो बेसिकली एक कहते हैं चाइना के लिए, तो चलो उस बात में मैं अभी नहीं जाऊंगी, तो एक टोटली अलग डिबेट का मैटर है। इंडिया में जो है ना मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपके पास कई सारी पार्टीज हैं, जैसे कि एक पार्टी हो गई हमारी आज जो चलती है हमारी बीजेपी। फिर हमारी एक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज हैं। यहाँ तो मैंने आपको यहाँ पे दो पार्टीज बताई, और बहुत सी पार्टीज हैं जो अपना कैंडिडेट इलेक्शन में उतारती हैं और हमें चॉइस मिलती है कि मान लीजिए मुझे चॉइस है कि मैं कल्याण रीजन से बीजेपी के कैंडिडेट को भेजूं लोकसभा में, या मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को भेजूं, या मैं किसी और पार्टी के कैंडिडेट को भेजूं। यहाँ तक कि मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है कि मैं नन ऑफ द अबाउ NOTA एक ऑप्शन वोटिंग मशीन पे आता है NOTA नन ऑफ द अबाउ। मुझे कोई भी पार्टी का कैंडिडेट लायक नहीं लगता, तो मैं किसी ये ऑप्शन चूज करती हूँ कि मैं किसी को भी इलेक्ट नहीं कर रही। इनमें से किसी के पास भी मेरा वोट नहीं जाएगा। वो भी वोटिंग का पार्ट है। आपको लगता है कि यार इस बार जो खड़े हैं चार पार्टीज हैं, अच्छा मुझे चारों में से ना किसी का कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्यों इलेक्शन में वोट करने जाऊं, मुझे तो किसी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना। तो उस बात का वोट करने भी जाइए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपको किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट नहीं देना। दैट इज नोटा, दैट इज वाई देयर इज एन ऑप्शन। आप हमें बताइए, वरना देयर विल बी कंसिडर्ड कि इतने लोग आए ही नहीं, पता नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। नहीं, जाइए बताइए कि आप किसको रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहते हो, या अगर किसी को नहीं तो नोटा भी दे के आइए अपना। सो दैट इज इट मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा, कई सारी पार्टी सिलेक्शन में लड़ती हैं, वे मेंबर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज रन एज कैंडिडेट्स। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर उसके अलावा भी कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी इंडिया में। तो एक पार्टी जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से या जहां जहां से वो चाहती है वो अपने एक कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, उतारती हैं, और फिर जो भी जिनको भी ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो लोकसभा में उन्हें भेजा जाता है। और फिर एक टोटल किया जाता है। मान लीजिए करीबन, अगर जहां तक मुझे याद है 500 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में। सो मान लीजिए कि एक पार्टी ने अगर करीबन 300 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही पार्टी की कैंडिडेट्स को वोट मिला, तो वो एक मेजोरिटी होगा। अगर जिनको समझो 200 मिला है, तो मेजोरिटी नहीं है कि, तो जो भी मेजोरिटी होती है ना, उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाता है कि, और वो बुलाता कौन है, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वो देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि इस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिले हैं, इसीलिए वो एक इनवाइट भेजता है पार्टी के कह सकते हैं प्रेसिडेंट को, पार्टी के लीडर को, कि प्लीज आप आइए और अगले आने वाले 5 साल के लिए इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म करिए। सो यही होता है इंडिया का डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसमें हमें वोट करने का अधिकार है। हमें इलेक्शंस कंडक्ट की जाती हैं हर 5 साल, हर रेगुलर इंटरवल पे। और मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंटर के पास सारा पावर नहीं है। सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स में ये पावर बटा हुआ है कि मल्टीपल पार्टीज हैं जिनमें से हम चूज कर सकते हैं। किसी पार्टी को चूज ना भी करें तो हमारे पास नोटा पे वोट करने का भी ऑप्शन होता है कि। सो मैंने यही तक था। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी, जब मैं क्लास 10 SSC बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शुरू करूंगी। आई थिंक एक छोटी सी बात मुझे याद आई, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने 7th पॉइंट में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कमीशन स्टेब्लिश की है, जिसका काम है सेंटर, स्टेट और ये लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट करना। हम जाते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि अपने स्कूल्स में और आसपास की जगहों पर वोटिंग बूथ लगता है।
तो वो बूथ वगैरह लगाना, वो सारी काउंटिंग करना कि किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, किसको कम मिले हैं, किसको कितने मिले, ये सारा काम जो होता है ना इलेक्शन कंडक्ट करने का, वो सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सो इतना ही था। मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, राइट टू वोट है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जैसे इंडिया है ना, इंडिया की जो स्टेट्स ये है, ये गवर्नमेंट है वो सेंटर, एक लेवल होता है सेंटर पे, और दूसरा जो है स्टेट लेवल पे, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट पे, ग्राम पंचायत लेवल पे। तीन स्टेट्स में हमारी जो पावर्स हैं वो बटी हुई है। सारा पावर कंसंट्रेशन सेंटर पे ना हो, इसीलिए डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है अगर सेंटर पर ही सारे पावर्स चले गए तो। इस वजह से तानाशाही हो सकती है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज किया जाता है इंडिया की डेमोक्रेसी को। पहले सिर्फ सेंटर और स्टेट हुआ करते थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसमें फेरबदल किए गए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके चलते लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को लीगलाइज किया गया, लेजिटिमेसी मिली लोकल गवर्नमेंट को। ये क्या हो गया? अच्छा हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। इसके ऊपर जो मैंने पहले तीन बताए वो थे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल फीचर्स की इंडिया को रिपब्लिक बना दिया, यानी हम अपना हाईएस्ट अथॉरिटी इलेक्ट करते हैं। दूसरा सोवरेन बना दिया, हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसी के पास देश के हर डिसीजन लेने की पावर है। और डेमोक्रेटिक है, हमारे देश की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उन्हें हम इलेक्ट करते हैं। सो ये तीन पॉलिटिकल फीचर्स हैं इंडिया की, कि इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी इलेक्ट होती है, इंडिया सोवरीन है, इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो आखिरी डिसीजन मेकर है, और जिन्हें हम जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन्हें एट लास्ट हम ही इलेक्ट करते हैं। सो बहुत इंटरकनेक्टेड थे। सो यही था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 एसएससी बोर्ड का चैप्टर 1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डाउट्स के लिए भी, नोट्स के लिए भी, और रेगुलर अपडेट्स के लिए भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।